Assalamualaikum. My name is Malaika Parvez, and Alhamdulillah, I recently passed my MTCAT in 2021. My aggregate was 91.6, and now I am a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences, Lahore. This video is basically about the general guidelines on each and every subject of MTCAT. So let's start. So first of all, I will guide you about major subject of MTCAT, which is the biology. 68 MCQs आते हैं बायो के, सो मेजर सब्जेक्ट हो जाता है MTCAT का. नेक्स्ट 54 केमिस्ट्री के एंड 54 फिजिक्स के, नहीं सॉरी 56 होते हैं फिजिक्स के, 56 केमिस्ट्री के, एंड देन इंग्लिश के 20 एंड लॉजिकल रीजनिंग के 10 MCQs होते हैं. सो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में हम आपको मतलब अगर आप आए तो बायो का ये सीन है कि बायो के अंदर आपने जो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड हो, चाहे आप पंजाब बोर्ड से हो, चाहे KPK से या सिंध से, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, आप उस बोर्ड की बुक को फॉलो करोगे. उसके बाद एक्स्ट्रा जो PMC बातें पूछती है उसके लिए आप फेडरल की बुक्स को लाजमी कंसल्ट करोगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब PMC टेस्ट ले रही है तो वो लाजमी फेडरल की जो MCQs हैं, फेडरल की बुक्स से MCQs को डालती है. सो आपने लाजमी फेडरल की बुक्स को लाजमी कंसल्ट करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाता है. तो PMC सिर्फ फेडरल की बुक्स और पंजाब बुक्स तक नहीं रहती, क्योंकि पूरा एक मंथ टेस्ट चलते हैं, तो बाज़ वो गूगल वगैरह से भी MCQs डालती है. अगर तो आप रिपीटेड हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 6 months हुए हैं अभी भी MTCAT तक, कि आप गूगल से उन चीज़ों को कंसल्ट कर सको. बहुत सारी मुख्तलिफ कह लो कि वेबसाइट्स हैं गूगल पे, स्पेशली टॉप ग्रेड है, क्योरा है, डाउट नेट है, ये इंडियन वेबसाइट्स हैं, तो इनके ऊपर MCQs वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फ़िज़िक्स के. बायो के वायरसेस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से PMC बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजिंग MCQs बनाती है जो ना तो फेडरल में है, ना PTB में है, ना ही खैबर के जो बुक्स हैं पेशावर की उनके अंदर है. सो उनको सॉल्व करने के लिए आपको उन बुक्स को मतलब गूगल पे उन वेबसाइट्स को देखना पड़ता है. सो कुछ ऐसे मेजर चैप्टर हैं, अगर आप लास्ट ईयर के MCQs देखो बायो के, स्पेशली वायरसेस का जो चैप्टर है, और एक 11 चैप्टर बाय अनचेक्टिक्स फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर. ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से वो ज़्यादातर MCQs डालते थे, तो आप बस इन 2 चैप्टर्स को गूगल से देख लो, बाकी आप फेडरल को कर लो और PTB को कर लो, तो इट इज़ मोर देन इनफ. आपके MCQs ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं सारे. ठीक है, इसके बाद आपने ये तो हो गया कि आपने बुक्स कौन सी पढ़नी है. उसके बाद आगे आ जाएगा बायोलॉजी का, आपने प्रैक्टिस बुक्स कौन सी यूज़ करनी है. बायोलॉजी की मैंने प्रैक्टिस बुक्स ऐसा सच कोई भी नहीं थी यूज़ की, क्योंकि बायो के अंदर जो होता है ना, आपकी बेसिकली ग्रिपिंग कितनी है आपके अपनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, स्पेशली आपकी बुकिश लाइन्स के ऊपर, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिश लाइन्स जो है फॉलो हो रही होती हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनका, और फिर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इन बुकिश लाइन्स के ऊपर. और उसके बाद जो मैं टेस्ट सॉल्व, मैं प्रैक्टिस बुक्स नहीं थी सॉल्व करती, मैं टेस्ट सॉल्व करती थी, यानी कि मैं स्टेप के टेस्ट सॉल्व किए थे, किप्स के किए थे, एंड देन स्टार के मैंने बायो के टेस्ट सॉल्व किए थे. प्रैक्टिस बुक्स मैंने नहीं थी यूज़ की. तो फेडरल की बुक्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड करने का तरीका ये है कि आप या तो शॉर्ट लिस्टिंग बना लो अगर आप जल्दी बना पाते हो, लेकिन मुझे शॉर्ट लिस्ट करने में टाइम लगता था, तो मैं सिंपल हाईलाइटर लेके तो मतलब हाईलाइट करती रहती थी. जब मैं फ़र्स्ट टाइम रीड कर रही थी तो मैं इसको हाईलाइट कर लेती थी कि ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करूँगी फेडरल से उन चैप्टर्स को, तो सिंपली जो मैंने हाईलाइट्स की हुई हैं पॉइंट्स, मैं सिर्फ उनको रीड करूँगी, मैं पूरा चैप्टर रीड नहीं करूँगी. इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है. तो ये इस तरह मैं करती थी. इट्स अप टू यू कि आप हाईलाइट कर रहे हो या फिर आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो. तो ये तो हो गया बायो का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक के अंदर से बेसिकली ज़्यादा MCQs नहीं आते, अगर आए भी तो 4 to 5 मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, और इसके चैप्टर भी सिर्फ 2 हैं. बेसिकली PMC जो है वो सेकंड चैप्टर जो है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको अंदर से ज़्यादा MCQs बनाती है. और ऑलमोस्ट 6 चैप्टर जो ट्रांजिशन मेटल्स वाला है उसके अंदर से MCQs होते हैं. ये 2 चैप्टर हैं जिनके अंदर से मेजोरिटी में MCQs बन होते हैं, या फिर फर्स्ट चैप्टर के अंदर से जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर से बन जाएगा. सो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. मैक्सिमम 6 to 7 MCQs होते हैं इनऑर्गेनिक के. जो फिजिकल पोर्शन है, फिजिकल पोर्शन के अंदर आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. आपके कंसेप्ट पे अच्छे ग्रिप्स होने चाहिए. उसके लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर ले सकते हो. एक चैनल है
अरविंद अरोड़ा का मेड ईजी केमिस्ट्री के नाम से, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अकेडमी के किप्स के स्टेप के आप कोई भी लेक्चर लेके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट कंसेप्ट्स, तो अपने कंसेप्ट्स लो। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, लाइक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो ट्राई करो कि आप जो है मैक्सिमम जो है उसकी प्रैक्टिस कर सको फिजिकल केमिस्ट्री की। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी है, और ये आपको साथ साथ फेडरल से भी करनी होती है। मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक पोर्शन, इनऑर्गेनिक पोर्शन किया था फेडरल से। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक से ही की थी, और वो हो जाती है। उसके अंदर कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं होता जो कि आपको ना आ रहा हो। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू जो हैं वहाँ पे कवर हो जाते हैं पीटीबी से फिजिकल केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट मैटर करता है, और जो सारे रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो आपको समझ होनी चाहिए किस तरह करने हैं। लाइक जब मैं थी ऑर्गेनिक करती थी तो एवरी रिएक्शन जो मेरी बुक में लिखा हुआ है पीटीबी के अंदर मेरे फिंगर टिप पे था, यानी कि इतनी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए आपकी उन रिएक्शंस के ऊपर, उन कंसेप्ट के ऊपर। तो ये तो होगा हमने किस तरह करना है, बुक रीड वगैरह। उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस है उसके लिए अगेन किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो अच्छी हैं, स्टार की प्रैक्टिस बुक्स अच्छी हैं। स्टेप की आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिलेटिवली किप्स एंड स्टार स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स थोड़ी आसान होती हैं। उसके बाद आप जो अकेडमी जा रहे हो तो अकेडमी के टेस्ट में बेसिकली एम टी की प्रिपरेशन खुद की थी विदाउट एनी अकेडमी। सो मैं किप्स के और स्टेप के टेस्ट सॉल्व करती होती थी केमिस्ट्री के। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स जो है इज़ मोर अबाउट योर कंसेप्ट, देयर इज़ नथिंग अबाउट क्रैमिंग इन फिज़िक्स। हाँ, फार्मूले को आपने क्रैम करना आता है। फार्मूला शीट आप एक बनाओ, मैं आपको कहूँगी कि आप फार्मूला शीट को एटलीस्ट फिज़िक्स के अंदर शॉर्ट लिस्ट करो। पूरे फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो फार्मूले हैं उनको आप शॉर्ट लिस्ट करो, और उनको आप शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म में रखो अपने पास, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। मैंने भी सिर्फ फिज़िक्स के फार्मूला की शॉर्ट लिस्टिंग की थी और किसी चीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं थी की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं फिज़िक्स के फार्मूले। तो एज मोर फिज़िक्स इज़ मोर अबाउट कंसेप्ट, तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो। किप्स के जो लेक्चर्स हैं आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं आराम से यूट्यूब से, तो आप अगर आप नहीं अकेडमी जा रहे तो वो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर्स लो, वो आराम से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मैंने भी मतलब वही सारे लेक्चर्स लिए थे अपनी एम टी कैट की प्रिपरेशन में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देते हैं इन क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस मैं आपको रिकमेंड करूँगी किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ करें, और स्पेशली स्टार की लाजमी सॉल्व करें। स्टार की फिज़िक्स की प्रैक्टिस बुक बहुत अच्छी है, उनसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। स्टार की प्रैक्टिस बुक्स आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद जब प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद मैंने आपको वेबसाइट्स पहले बताई हैं, उसके साथ में फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी देखने हैं, लाइक कोरा से, टॉपर से, डाउट नेट से, इनके अंदर साथ में फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 है वो आप लाजमी देखो एमसीक्यूज़ इन वेबसाइट से। उसके बाद आ जाता है टेस्ट, तो टेस्ट भी अगेन मैंने किप्स के स्टेप के और स्टार के इनके ही सॉल्व किए थे, बिकॉज आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो मैंने ये सईद एम टी कैट से ये ऑनलाइन ही सॉल्व किए थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन, इट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश तो मैं कहती हूँ बहुत ईजिली हो जाती है। मैंने सिंपल जो किप्स है, जो ग्रामर बुक थी, लाइक मैंने उसके अंदर से सिंपल रूल्स जो है उनको याद किया था, एंड देन उनको अप्लाई किया था, मतलब किप्स की ही प्रैक्टिस बुक के ऊपर उनको अप्लाई किया था। यानी कि अप्लाई करना आना चाहिए, सिर्फ आपको रूल्स याद नहीं होने चाहिए, आपको उनको अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो सिंपली सॉरी, तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि आप पहले उन रूल्स को याद कर लो और देन आप प्रैक्टिस कर लो किप्स की प्रैक्टिस बुक से, तो इट इज़ मोर देन इनफ। इंग्लिश का पोर्शन जो है एम टी करने बहुत ज़्यादा ईजी आता है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कंपाउंड कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेज होती हैं, लाइक पीएमसी को वो बहुत पसंद है, तो आप उनको प्रिपेयर करके जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी। देन लॉजिकल रीजनिंग जो कि लास्ट ईयर ही ऐड हुआ 10 मार्क्स का होता है, उसके अंदर आपको ऐसा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरे टाइम में मतलब नहीं थी लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर की, सिर्फ लास्ट में कुछ डेज़ मैंने लॉजिकल रीजनिंग को, एक मंथ कह रहे हैं या कुछ डेज़ मैंने दिए थे लॉजिकल रीजनिंग को। तो वो दैट इज़ मोर अबाउट योर थिंकिंग। मैंने उसको करने के लिए किप्स के लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स ही लिए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है, क्योंकि आपको उसके अंदर टीचर ट्रिक्स वगैरह बताते हैं कि आप किस तरह उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है। आप उन ट्रिक्स को याद रखो, कहीं लिख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और उसके बाद आप सिंपल किसी भी प्रैक्टिस बुक से सॉल्व कर लो, लाइक किप्स से कर लिया, स्टेप से कर लिया, ग्रिप से कर लिया, तो आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से उनको सॉल्व कर लेते हो। आपको स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आप कॉमन सेंस के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो आप कर लेते हो। बस थोड़ी ट्रिक्स आने चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो तो टाइम जो है वो सेव हो जाता है।
तो नेक्स्ट ये तो हो गया एक जनरल गाइडलाइंस कि आपने किस तरह से पढ़ना है, कौन से अपने प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करनी है एंड किस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एमटी कैट में मैं समझती हूँ कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो है वो इंसान नहीं कामयाब हो सकता। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो इंसान को पता होनी चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए उन सब बातों को। सो अब मैं उन सब बातों के तरफ आती हूँ। बेसिकली आपने जो है ना वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं होना, बिकॉज़ एमटी केयर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स का, आपके कहने के सिर्फ आपके नॉलेज का एक टेस्ट नहीं होता, ये आपके कॉन्फिडेंस का और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी टेस्ट होता है। बेसिकली आई वाज अ रिपीटेड। मैंने 2020 में एमटी केयर दिया था, मेरा तब 91.4 एग्रीगेट बना था एंड आई वाज लेट बाय 1.91.5 तक क्लोज हुआ था। तो 0.1 था मेरा सिर्फ डिफरेंस, जिससे मेरा एग्रीगेट नहीं था बन पाया। तो तब मुझे बेसिकली स्ट्रेस मैनेज नहीं था हो पाया। नेक्स्ट जब मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया तो देन मैं अपना इसी बात को मैंने फोकस किया कि किस तरह से मैं अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकूँ। आप जो वीडियो देख रहे हैं लोग, बहुत सारे इसमें से फ्रेशर्स होंगे, रिपीटर्स होंगे। सो सिर्फ रिपीटर्स को नहीं बल्कि फ्रेशर्स को भी स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल भी स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर है आपका टेस्ट क्लियर होना, अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर है कि आप डॉक्टर बनो, देन नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप यू। ठीक है, कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर है आपका टेस्ट अच्छा होना, आपका टेस्ट पास होना। तो बेसिकली जो घबराना, परेशान होना और ये नेगेटिव वाइब्स आना, इन बातों को आप छोड़ दो। आप रेगुलर नमाज़ें पढ़ो। जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है, परेशानी जो है वो बाकी आपसे दूर जाती है। सो आप नमाज़ को जब अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो रिपीटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद हमारा एडमिशन इस दफ़ा भी हो ना हो, हमें नेक्स्ट टाइम फिर ना रिपीट करना पड़ जाए, तो ऐसे वाइब्स आती हैं। लेकिन ऐसे बातें ना बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगेन जब अल्लाह ताला को मंज़ूर हो ना, तो कुछ भी जो मर्ज़ी रुकावटें आ जाएँ, आप जो है वो उनको ईज़िली टैकल कर लेते हो। हर एक की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उन बातों को किस तरह टैकल करते हो, किस तरह उन मुश्किलात को देख के चलते हो। सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह एंड हिज प्लान्स। तो अल्लाह ने बेशक आपके लिए बेहतरीन ही चुना होगा। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको गाइड दे रही हूँ एमटी कैट के बारे में। नेक्स्ट आप होंगे जो हमज़ा भाई के चैनल पे गाइड कर रहे होंगे लोगों को। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अपनी पूरी कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप मतलब एमटी कैट देने जाओ इस साल, तो आपके ज़मीन पे कोई बोझ ना रहे कि मैंने एमडी कैट की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। नेक्स्ट टोटली इज़ ऑन अल्लाह के, वो मेरे लिए क्या आप करते हैं और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन ही करेंगे। सो गाइस परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपना फुल देना है, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। सो दिस इज़ आल फ्रॉम माई साइड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एवरी पॉइंट में जो है मैं आपके साथ क्लियर कर सकूं। जो भी आपके क्वेरीज़ हैं आप फर्दर यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।